हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आईएएस भारत यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 2 जून 2023 और आज हम द हिंदू का एनालिसिस द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। उसमें देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे। चलिए अपना, जैसा आप लोगों ने पेज खोलने से पहले थंबनेल में देखा होगा कि नेक्रोफिलिया क्या है। सेक्स विद डेड बॉडी, मतलब इंसान का स्तर कहां तक गिर गया है ये कोई नहीं बता पाएगा कि वो एक डेड बॉडी के साथ भी सेक्स कर सकता है। ये कर्नाटक हाई कोर्ट का रूलिंग आई है कि जो उन्होंने कहा है कि इसके लिए अलग से प्रोविजन बनाया जाए कि क्या है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट Karnataka High Court has ruled that sexual assault on a woman's corpus does not constitute rape under Section 376 of Indian Penal Code। यहाँ पे मामला जानते क्या है। यहाँ पे केस दर्ज हुआ है कि जिन्होंने नेक्रोफिलिया अटेम्प्ट करा उसके अगेंस्ट में किसी ने रेप का केस डाला है और उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट का कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो आर्टिकल 376 जो प्रोविजन है रेप के लिए वो यहां पे नहीं लगेगा। द हाई कोर्ट एक्विटेड अ मैन फॉर रेप चार्ज फॉर सेक्सुअल असॉल्टिंग अ 21-year-old गर्ल्स डेड बॉडी आफ्टर मर्डरिंग हर बाय स्लिटिंग हर थ्रोट इन द तुमकारू डिस्ट्रिक्ट इन जून 2015। यहाँ पे मामला क्या है कि किसी इंसान ने एक्विट करके रेप चार्ज ऑफ सेक्सुअल असॉल्टिंग 21 साल की लड़की के साथ उसके डेड बॉडी आफ्टर मर्डरिंग हर, उसे पहले मारा फिर उसके साथ सेक्स अटेम्प्ट करा, तो इसलिए उस पर रेप का चार्ज नहीं आएगा। When High Court branch comprising Justice B. Virappa and Justice Venkatesh Nayak T opined that sexual assault with a dead body is a tantamount to sadism and necrophilia, ये इसके कंडीशन में आते हैं, but it does not come under the scope of IP section 375। IPC section 375 के अंडर में नहीं आएंगे। and 377 adding have no offense made under section 376 of IPC। तो IPC की जो धारा है रेप के अगेंस्ट में 376 वो नहीं लगाई जा सकती। A careful reading of section 375 and 377 of IPC make it clear that dead body can't be called as a human person। Dead body can't be called as a human person। आप किसी मरे हुए इंसान को की डेड बॉडी को ह्यूमन तो नहीं मान सकते ना, आफ्टर ऑल ही इज अ डेड। हाई कोर्ट की रिगार्डिंग ये है। Therefore, the provision of section 377 and 375 would not be applicable, the High Court branch stated। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जब ये इंसान नहीं है तो इंसान के लिए बनाई हुई धारा मुर्दों के लिए भी लागू नहीं होंगी। तो ये केस नेक्रोफिलिया है। नेक्रोफिलिया की देखिए एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। व्हाट फेमस पर्सन वाज अ नेक्रोफिलिया? द ब्रिटिश टीवी presenter Sir Jimmy Savile might be one of the most well-known necrophilia of 21st century, but shockingly there are other, बहुत सारे हैं। It's safer to say that in the case of most necrophilics, their dark and twisted desires are kept secret। यहाँ पे बताया गया है कि ये लोग अनरजिस्टेबल सेक्स करना चाहते हैं, जिसमें सेक्स के दौरान कोई रेजिस्टेंस ना पैदा हो, वैसा सेक्स ये करना चाहते हैं। इसलिए ये डेड बॉडी को चूज करते हैं। ये डेड बॉडी कुछ भी अपोज नहीं करेगी, यही अपने हिसाब से सेक्स कर पाएंगे उनके साथ। जहां पे ये चीजें बताई गई हैं, ये देखिए। नेक्रोफिलियास आर ऑफन अज्यूम्ड टू बी वन ऑफ द but no data of prevalence in the general population exists। some necrophilia only fantasize। ये मोटिव क्या होता है, यहाँ पे मोटिव देखते हैं, फैंटेसाइज। रोसमंस ये केस है 1989 का 123 केस है, 123 केस ऑफ नेक्रोफिलिया के आए थे।
Necrophilia develop poor self-esteem, perhaps due to part of significant loss. They very fearful of rejection by others. जो लोगों के रिजेक्शन से डरते हैं. Desire a sexual partner who is incapable of rejecting them. जो उनको रिजेक्ट ना कर पाए वैसे वो पार्टनर ढूंढते हैं. They are the fearful of a dead and transform their fear utilizing reaction formation into a desire. They develop an existing fantasy sex के दिया करते हैं कि वो कॉर्पस के साथ भी सेक्स करते हैं. मतलब कॉर्पस मतलब मुर्दा. ये जानवरों में तो पाया जाता है लेकिन इंसानों में भी होता है. मोटिव इसमें क्या होता है? 68% आर मोटिव बाई डिजायर ऑफ ए नॉन रजिस्टिंग एंड नॉन रिजेक्टिंग पार्टनर. जो पार्टनर रिजेक्ट ना करे और रजिस्ट ना करे. 21% क्या है मोटिव है? वांट अ रीयूनियन विद द लॉस्ट पार्टनर. एक केस है अफ्रीका का, उसमें एक औरत अपने मरे हुए हस्बैंड के कॉर्पस के साथ सेक्स करती है एज इज लास्ट विश. 15% मोटिव क्या है? सेक्सुअल अट्रैक्शन ड्यू टू डेड पीपल. अट्रैक्शन भी हो सकता है. 15% मोटिव क्या है? डिजायर ऑफ ए कंफर्ट और टू ओवरकम फीलिंग ऑफ आइसोलेशन. अकेलापन को दूर करने के लिए लोग करते हैं. 12% मोटिव क्या है? सेल्फ स्टीम बाय एक्सप्रेसिंग पावर ओवर अ कॉर्पस. लोग, अब मुर्दा इंसान क्या ही करेगा उसके ऊपर कोई अगर पावर दिखाएगा तो. लेजर कॉमन मोटिव अनअवेलेबिलिटी ऑफ ए लिविंग पार्टनर. आज के डेट में बहुत कंपटीशन है इस मामले में, लोग समझ सकते हैं. कंपैशन फॉर फियर ऑफ वुमन. बिलीव दैट सेक्स विद अ लिविंग वुमन इज अ मॉर्टल सिन. ये तो अलग ही चीज है कि मतलब लिविंग के साथ मॉर्टल सिन है और नॉन लिविंग के साथ ये गो टू हेवन है. नीड टू अचीव अ फीलिंग ऑफ अ टोटल कंट्रोल ओवर अ सेक्सुअल पार्टनर. मतलब लोग आज के डेट में इतना कंट्रोल पजेसिव हो गए हैं कि वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं, इसलिए भी लोग नेक्रोफिलिया के में जाते हैं, सेक्स विद द डेड पीपल. चलिए इसके पहले हम अपना आर्टिकल डिस्कशन आगे बढ़ा, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं. 2015 का एक क्वेश्चन है, सॉरी 2019 का क्वेश्चन आया था. विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उल गुलान ऑफ द ग्रेट टुलमट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. ये बताना है हमें कौन सा है. यहाँ पे आपको आर्टिकल्स भी दिए गए हैं नीचे कि ये 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको इसमें कौन सा आंसर सही है. ये 2019 का पेपर है. ये 2019 में पूछा गया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री ऑफ उलगुलान ग्रेट. इसमें आंसर कुछ भी हो सकता है, आपको चूज करना है आंसर आपका कौन सा है. द रिवोल्ट ऑफ 1857, द मैपेलियन रिवेलियन 1921, इंडिगो रिवोल्ट को उलगान कहा गया था, या बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899 टू 1900. किसे कहा गया था ये आप हमें बताइएगा आगे डिस्कशन में. चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं. द हिंदू. जुडिशियल पैनल टू प्रूव मणिपुर वायलेंस. शाह. जुडिशियल पैनल टू प्रूव मणिपुर वायलेंस मतलब शाह ने कहा कि जुडिशियल पैनल बैठेगी जो इसके मणिपुर के केस को देखेगी. यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं. हाँ, there's the most thing important is GST collection of 1.5 lakh crore for the 5th time, up 11.5% in May. मतलब कि 11.5% बड़ा है 5th टाइम. Farmer leader to carry forward wrestler protest against WFI chief meet president. फार्मर लीडर, ये फार्मर लीडर में वही आ गए अपने राकेश टिकैत. ये दोबारा प्रोटेस्ट पे बैठे हैं. इस बार ये किसानों के लिए नहीं, इस बार ये पहलवानों के लिए बैठे हैं. फार्मर किंग पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ऑन थर्सडे गैदर फॉर अ महापंचायत एंड टुक अ डिसीजन टू मीट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सीकिंग जस्टिस फॉर इंडियन टॉप रेसलर. इंडिया के जो रेसलर्स हैं इनके जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट को लगा है, ये चीजें अभी पिछले 10-15 दिन से न्यूज में है. तो ये हमारे जरूरी नहीं है भी कहीं आने वाली नहीं है ना, किसी चीज के लिए बेनिफिशियल है. FIR wrestler narrate traumatic experiences by of sexual harassment by सिंह. चीजें हुई हैं तो आगे बढ़ते हैं, चीजें हमारे लिए मतलब की नहीं है. लिप कर स्कैम. वाई
यहाँ पे एक अच्छी चीज हुई है कि सिसोदिया जो दिल्ली के वाइस सीएम थे, उन्होंने कहा था कि ये कोई पॉलिसी में दिक्कत नहीं थी, तो उसके ऊपर एक जवाब सुप्रीम हाई कोर्ट ने मांगा, कोर्ट ने मांगा है उनसे कि भैया आपने जब आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने उसे विड्रॉ क्यों किया। सिंपल सी बात है ना कि जब चीजें अच्छी होंगी, मतलब ये चीज अच्छा है तो मैं खाऊंगा या मैं फेंकूंगा, सिंपल सी बात है मैं खाऊंगा। लेकिन जब ये चीजें अच्छी नहीं है तभी तो आपने हटाया। वाई वॉज एक्सरसाइज पॉलिसी विदड्रॉन इफ इट वॉज सो गुड। हाई कोर्ट ने तो इसके जवाब में ये कहा है कि भैया गवर्नर से कुछ टसल्स हो गए थे बीच में, क्योंकि आप कुछ चीजें नहीं भी होंगी तो उसका ब्लेम किस पे जाएगा, गवर्नर पे। अब इफ थिंग इज हैपन इन दिल्ली। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड फॉर प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, स्टालिन। यहाँ पे भी एक चीज पॉलिटिकली है लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसमें क्या है। वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बीजेपी मुस्लिम आउटरीच सटर एज अ ट्रिब्यूनल रेक अप एनआरसी। वेस्ट बंगाल बीजेपी मुस्लिम आउटरीच सटर, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने फिर से एनआरसी का मुद्दा उठा दिया है। तो इसमें जो शिवेंदु अधिकारी हैं उनका कहना है कि ममता बनर्जी गिल्टी फॉर पॉइजनिंग मुस्लिम, ये जहर बो रही है मुसलमानों के बीच में बीजेपी के अगेंस्ट बाई राइजिंग स्पेक्ट्रा ऑफ रिन्यूड बिड टू रोल आउट द एक्सरसाइज डिफेक्शन ऑफ एमएल कांग्रेस एमएलए बाई सगार दिगिरी टू रूलिंग पार्टी एज अ मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। अब एक चीजें कही, स्टेज सेट फॉर दिस स्टार्ट ऑफ 2021 सेलिब्रेशन ऑफ द 10th ईयर ऑफ तेलंगाना फॉर्मेशन। आज तेलंगाना के फॉर्मेशन के 10 साल हो गए हैं और इसके लिए वहां पे जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, सेलिब्रेशन का माहौल, और कुछ नहीं इसमें खास है। हाँ यहाँ पे देखिए, मेकादूत ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट वुडंट पोज प्रॉब्लम ऑफ तमिलनाडु से शिवा कुमार। ये शिवा कुमार जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वहां पे मेकादूत डैम कहाँ पे बनने जा रहा है, ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए है इंपॉर्टेंट। जो ये जो मेकादूत ये डैम बनने जा रहा है, ये कहाँ बन रहा है और किस रिवर पे बन रहा है, आप ये कमेंट करके बताइएगा कि जो मेकादूत डैम है ना वो किस रिवर पे बताया जाएगा। और यहाँ पे ये कौन है, शिव कुमार, जो ये अभी कर्नाटका के वाइस सीएम है। तो इनके हिसाब से एक स्टेटमेंट आई है कि ये कोई तेलंगाना को नुकसान नहीं करेगा, उसके आपको पता है कि कर्नाटका और तेलंगाना के बीच में किस रिवर पे डिस्प्यूट चल रहा है, ऑब्वियसली कावेरी। आगे देखते हैं, आज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जो व्यूज होंगे, ये हमारे मतलब की चीजें नहीं है, इसको हम देखेंगे। एट द रूट ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज, आफ्टर द न्यूज डिस्कशन वी कम ऑन एडिटोरियल डिस्कशन। अभी आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया में नया पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है 28 मई को, जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और उसमें के लिए उसको लेके नेपाल में इतना हंगामा क्यों हो रहा है उसके देखते हैं। जो आपने देखा होगा कि इसमें अखंड भारत का मैप शो हुआ है, जो अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान को और बांग्लादेश को कंप्राइज करते हुए दिखाया गया है। ये जो अखंड भारत का, उसमें जो लुम्बिनी का द मुरल सोर्स लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इंडिकेटिंग इंडियाज क्लेम ओवर द रीजन। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, उसके बीच में ही वहां के प्रेसिडेंट जो हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया में आए पड़े हैं। इंडिया नेपाल साइन फैक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसपोर्ट, India to import 10,000 megawatt of electricity from Nepal, says Modi, who highlighted the close cultural link between the two countries. He called for fast-tracking project related to the Ramayana circuit. अब ये 10,000 किलोवाट की बिजली हम नेपाल से खरीदेंगे, क्योंकि जो नेपाल पे एक मेजर कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो नदियां हैं और नदियों पर जो डैम बनता है ना, उससे जो एनर्जी पैदा होता है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द हिरी नेशंस। जैसे भूटान से भी हम इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, क्योंकि भूटान को जरूरत नहीं उतनी इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए हम भूटान से भी इलेक्ट्रिसिटी
एज अ गुडविल परचेज करते हैं। हमें भी जरूरत नहीं है उनसे परचेज करने की, हमारा काम नहीं चल रहा, हम उनसे एज अ गुडविल चीजें परचेज करते हैं। और यहाँ पे ट्रेड इसी भी हुआ क्योंकि हमने गुडविल से परचेज कर रहे हैं। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल शुड नॉट बिकम अ बैरियर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन थर्सडे एज द टू साइड साइंड अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट। पुष्पा कमाल धलाल, शॉर्ट फॉर्म में इनको प्रचंडा कहा जाता है, इज वन ऑफ अ 4 डे विजिट, 4 दिनों के विजिट पे ये भारत आए हुए हैं। I remember the 9 years ago in 2014, within 3 months of taking charge of office, I made my first visit to Nepal. I said the time that we will establish ties between India. प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 2014 में उन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया तो 3 महीने के अंदर ही नेपाल का दौरा किया था इन्होंने। मिस्टर मोदी सेड इंडिया वुड बी टेक फॉरवर्ड 2022 इंडिया नेपाल विजन्स document and cooperation in the power sector that set ambitious goal in the Indo-Nepal power trade and transmission. The two prime ministers participate through the video link in the ground of breaking ceremony of a Gorakhpur Bhutawal transmission line. On the Indian side, Mr. Kaurat announced the two countries signed the revised treaty of a transmit, under which Nepal will get to access the India's inland waterway. He describes as a once a generation pact. उसके बाद आई अप्रिशिएट इंडियाज विलिंगनेस टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रो पावर फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया। और इन्होंने ये भी कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं जो भारत ने हमें हाइड्रो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी को बांग्लादेश को जो ट्रांसमिट करने के लिए जगह दी है, उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। पावर ऑफ विल कॉमन सून, ये भी जल्दी होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर धलाल विल प्रोसीड टू उज्जैन ऑन फ्राइडे वेयर ही विल विजिट द महाकालेश्वर, और ये उज्जैन जाएंगे महाकालेश्वर के मंदिर में पूजा करने के लिए। मिस्टर मोदी हाईलाइटेड इंडियाज कल्चरल लिंक विद द नेपाल, सेड द रिलीजियस एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल आर वेरी ओल्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। ये सबको पता है, इंडिया में अभी भी गोरखा रेजिमेंट है जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी, जो फियरलेस है, वो भी उसमें नेपाली सोल्जर है ज्यादातर। उसके बाद यहाँ पे नॉट सीकिंग इंटरनेशनल सपोर्ट इन आवर फाइट अगेंस्ट द बीजेपी। राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि कहना भैया हमें कोई बाहरी सपोर्ट नहीं चाहिए, मतलब अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए जिससे हम बीजेपी से लड़ पाए, बीजेपी से वैसे ही लड़ लेंगे, हम यहाँ पे आए हैं। और इस बार ये भी देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी ने बीजेपी को बैक किया ऑन द मैटर ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज पे मोदी को बैक किया, क्योंकि जो मोदी जी का जो एजेंडा चल रहा है, उन्होंने कैसे उन्होंने रसिया को डिफेंड करा, यूक्रेन के साथ भी नहीं गए, और कैसे वेस्टर्न प्रेशर को हैंडल किया इंडिया ने, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे एक और ड्रॉबैक आने वाला है कुछ दिनों में, देखिए इंडिया रसिया ज्वाइंट वेंचर ऑन वंदे भारत ट्रेन हिट हर्डल्स, क्योंकि यहाँ पे रसिया के ऊपर जो तमाम सैंक्शंस लगने जा रहे हैं ना, सैंक्शन लग रहे हैं और आने वाले भी लग जाएंगे, क्योंकि रसिया यूक्रेन के वॉर की वजह से उसमें ये चीजें कहीं बीच में अटक ना जाए। ये $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 3.63 बिलियन का प्रोजेक्ट है। द इश्यूज इन्वॉल्व सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन द रसिया फॉलोइंग द यूक्रेन वॉर, स्पेयर पार्ट सप्लाईज, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश हैं, मेनी नेशंस यहाँ पे, जिसमें जो वंदे भारत में लगने वाले कंपोनेंट्स है वो सारे देश से इंपोर्ट किए जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें दिक्कतें भी आएंगी, क्योंकि ये सभी देश की जो सैंक्शन लगा देंगे वो कुछ रसिया को एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। द रेलवे इज स्पेंडिंग 1.8 बिलियन फॉर द ट्रेन सेट एंड अनदर 2.5 बिलियन फॉर देयर मेंटेनेंस। मतलब 1.8 बिलियन तो ये सेट ट्रेन सेट के लिए और 2.5 बिलियन ये मेंटेनेंस पे। While the Russians are highly technical capable, the question is only that of comfort is dealing with them and we will resolve the issue within a few days। जो यहाँ पे रशियन एम्बेसी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है इंडिया के क्वेश्चन पे। जून 2025 the TMHRVNL consortium has to ready the first 2 prototype Vande Bharat trains for testing and trials. After the prototype are approved, every year 12 to 18 trains will be manufactured in the Trapod fusion fashion. The consortium will also run maintenance service on the train of 35 year, 2.5 बिलियन का 35 ईयर पे मेंटेनेंस, और 1.8 बिलियन कॉस्ट आएगी उसको बनने की। जो 35 ट्रेनें बनेंगी उनका कॉस्ट कितना है,
35 ट्रेन बनने का कॉस्ट है 1.8 बिलियन, और उनको मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा 2.5 बिलियन। मतलब वही बात हो गई कि मुर्गी से ज्यादा महंगा मसाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चाइना इंडिया इंडिया एंड चाइना होल्ड टॉक ऑन LAC इशू इन न्यू दिल्ली। इस पे देखिए क्या डेवलपमेंट आता है। अभी ये चीजें बस पुरानी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। चाइना वन ऑफ ए काउंटर मेजर ऑन जर्नलिस्ट वीजा। टूकी ग्रुप डिनाई वायलेशन ऑफ ए रूल अंडर द सस्पेंशन ऑफ ए रूलर एग्रीमेंट। ये नए DGP बनाए गए हैं वहां पे। सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन बट विथ सेफगार्ड, लॉ कमीशन। सेडिशन लॉ को रिटेन किए जाए, विथ सेफगार्ड के साथ रिटेन किया जाए, लॉ कमीशन ने ये कहा है। सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन्ड बट विथ सेफगार्ड, लॉ कमीशन ने कहा है कि इसको हम रख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। द सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड dealing with the sedition needs to be retained but certain, merely ascribing the term colonial to a law or institutional does not by itself subscribe to an idea of an anachronism. Home Ministry letter. According to the note to the Law Minister, the Law Commission revised a reference from the Home Ministry through a letter dated March 29, 2016 addressed to the Department of Legal Affairs. इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी नई गाइडलाइन आई है कि अब कोई नया FIR सेडिशन केस पे नहीं लाया जाएगा जब तक चीजें वैलिड नहीं हो जाती। इसके सेडिशन के बारे में हम सेडिशन की हिस्ट्री देख लेते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है। सेडिशन लॉ इन इंडिया टाइमलाइन। 1890 में सेडिशन लाया गया। सेडिशन वाज इंक्लूडेड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC थ्रू द स्पेशल एक्ट 17। फिर उसके बाद 1897 में फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक वाज फेमसली इन द डॉक इन अ सेडिशन ट्रायल। ये पकड़े गए, इसमें उनको कैप्चर किया गया। फिर 20 जनवरी 1962 में केदारनाथ के सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड वैलिडिटी ऑफ द लॉ बट सेज दैट अनलेस accompanied by a call of violence the criticism of the government cannot be construct as a sedition। कि अगर गवर्नमेंट की कोई निंदा करता है, क्रिटिकली क्रिटिसाइज करता है, तो उसे सेडिशन की तरह अंदर पे हम पकड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद ये केस अप टू गए कब? 15 जुलाई 2021। CGI NV रमना लेट ब्रांच इशू नोटिस टू सेंटर नो प्लीज चैलेंजिंग वैलिडिटी ऑफ प्रोविजन। और फिर आर्टिकल अप्रैल 27 को 2022 में सुप्रीम कोर्ट इशू नोटिस टू सेंटर ऑन अदर प्लीज ग्रांट टाइम्स फॉर सोलिसिटर जनरल टू फाइल रिस्पॉन्स। इसके बारे में क्या होगा क्या नहीं। फिर 5 मई को हाई कोर्ट सेज इट hear argument on May 10 on a legal question it appeal challenging sedition law be referred as a larger bench। 7 मई को फिर 2022 सुप्रीम कोर्ट स्टे द यूज ऑफ 152 ईयर ओल्ड। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नया कोई जो पुराने ट्रायल चल रहे हैं उनके तो ले नहीं, लेकिन जो अब नए बात अब जो इस अब से जिस पे कोई केस फ्रेम किया जाएगा, अब इस पे कोई FIR रजिस्टर्ड अंडर द 124 सेक्शन A ऑफ IPC के अंडर कोई भी नया FIR नहीं रजिस्टर्ड किया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ सेडिशन लॉ इन इंडिया। द सेडिशन लॉ वाज ब्रॉट इनटू द फोर्स बाय कॉलोनियल ब्रिटिश रूलर 1860। In 1980 sedition was included as an offence under section 124A of IPC through the special act 17। हिस्ट्री है इसका, यहाँ पे देखेंगे पीपल्स चार्ज विद द 124-year-old बेंगलुरु बेस्ड एनवायरमेंट एक्टिविटीज दिशा रवि was arrested by the people's Delhi police on February 14, 2021 for allegedly creating a toolkit on the famous protest against farm laws। टूलकिट के यहाँ पे आपने बहुत चर्चा में था उस टाइम दिशा रवि थी 2021 के टाइम पे। जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपूर, मतलब यहाँ पे टू मेनी अरेस्टेड हुए क्योंकि सरकार के खिलाफ। What do the legal expertise says? Many legal experts consider the Supreme Court order as a historic. The order is historic and the course correction is timely, reported senior lawyers. Recent abuse of Section 124 by various government in India stresses the need for a relook and narrowly trailed law। ये इंडिया के लिए एक दुखद चीज है क्योंकि इतना पुराना लॉ अभी तक चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट it is clear that the center agrees that the rigorous of section 124A is not in tune with the current situation
and it was intended for the time when the country was under the, बिकॉज यहाँ पे ये इंटरवीन करता है आर्टिकल 19 का, ये जहाँ पे हमें कहा जाता है कि राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब हम अगर सरकार के खिलाफ, वैसे तो डेमोक्रेसी में पीपल्स रूल बाय द पीपल, चीजें सारी सरकार की हैं, लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा बनाई सरकार होती है, वहां पे जो चुनिंदा लोग होते हैं उनके खिलाफ या अगर लोग बोलते हैं तो उनके ऊपर सरकार केस ठोक देती है, सिटीजन का चार्ज लगाते हैं कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं। दैट थिंग इज अ वेरी ओल्ड फैशन लॉ, सो इट नीड्स टू बी चेंज राइट नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की रैशनलाइजेशन में मूव ग्रॉस पीरियोडिक टेबल। आपने क्लास 10वीं के चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आप देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर में यहाँ पे पीरियोडिक टेबल होते हैं, एनसीईआरटी ने उसे भी निकाल दिया, पॉलिटी में निकाल दिए, डेमोक्रेसी निकाल दिया। मतलब आप पढ़ाएंगे क्या बच्चों को? अगर सभी सब कुछ निकाल ही देंगे तो फिर किताबें बंद के बैन ही कर दीजिए, दूसरी नहीं छपवा लीजिए, जरूरत क्या है फिर? यहाँ पे कहा गया है कि 2027 तक हाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ 2027। अभी से 4 साल बाद। दिस थिंग इज सेड इन द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये चीज हमें कही है, लेकिन ये कुछ पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इंडिया की पब्लिक इतनी नीड है। या दिस थिंग इज लुक गुड ऑन से, जब हम इसे कहते हैं तो ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इसे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो नहीं हो पाएगा ये। Installed capacity, wave does not perfectly transfer into the generated power as a different source independent on export. Power of renewable energy will only be around 35 of the total generated electricity by 2026-27 and 43 by, अब देखिए यहीं पे कहा गया है कि 35% इलेक्ट्रिसिटी, जितना इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है उसका 35% बस ये 26-27 तक होगा, लेकिन वहां पे कहा गया ऊपर कि ये 50% तक कर देंगे। 2030-31 में भी हम 45 पे पहुंचेंगे। एडिंग 50 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एवरी ईयर, सेड विभूति गर्ग, साउथ एशिया डायरेक्टर एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। बट चीजें अनप्रिडिक्टेबल हैं, कुछ भी हो सकता है। यूएस एंड ताइवान इन ट्रेड, मतलब यूएस और ताइवान ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे चाइना ने वार्निंग इशू की है सीरियसली अगेंस्ट अमेरिका, भैया मत ट्रेड करो। पाकिस्तान पोस्ट रिकॉर्ड इन्फ्लेशन फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ। पाकिस्तान में महंगाई का चरम पे है, पाकिस्तान में महंगाई। यूएस पुट डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन एज सर्ब्स रैली इन नॉर्थ कोसोवो। एट 36.5% in April, Pakistan CPI consumer price index was the highest ever recorded in the country as well as the South Asia। मतलब एक प्राइस का मतलब समझते हैं, कोई अगर सामान 10 रुपए का मिलता है ना तो उसको 13 रुपए 70 पैसे देने पड़ेंगे उस सामान के लिए। मतलब कि 3 रुपए, अगर 100 रुपए का मिल रहा है तो 136 रुपए देने पड़ेंगे, अगर 1000 का मिल रहा है तो 1370-65 रुपए देने पड़ेंगे। दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन रैक इन द पाकिस्तान। इट्स वेरी बैड सिचुएशन, वहां पे चीजें वैसे भी गलत चलती हैं। फाफ्ता लगा पड़ा है, ब्लैक लिस्ट हुआ पड़ा है, ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में आया पड़ा है, इनके बेल आउट नहीं हो पाते हैं, ऊपर से टेररिज्म को प्रमोट करेंगे। चाइना ने इनकी मार रखी है अलग से, बलूचिस्तान में अलग से झगड़े चल रहे हैं। मतलब चीजें चाइना की पाकिस्तान की चीजें एकदम डिसरप्ट। आई थिंक इन मोर देन 20 to 50 years पाकिस्तान गोइंग टू बी अ, पाकिस्तान स्प्लिट इन मेनी स्मॉल नेशन, मतलब इंडिया के नेबर में भी कई देश हो जाएंगे। चाइना's fans welcomes comrade मस्क। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट आज के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। May 31st मैन्युफैक्चरिंग PMI scales a 31st month high, S&P Global survey। Overall business confidence level but about growth prospect continue to improve, hitting a 5-month high, output levels were the highest in 28 months and pressure on capacities compel firm to accelerate fresh hiring in a 6-month high। इसका चलिए हम इसको यहाँ पे नहीं, इसको हम एडिटोरियल में डिस्कशन, सेम टॉपिक पे हमें एडिटोरियल में डिस्कशन मिलेगा। पेट्रोल डीजल सेल्स और ऑन सीजनल फ्यूल डिमांड। अभी यहाँ पे देखेंगे इंडिया में लगन का सीजन चल रहा है, मतलब इंडिया में जितने हिंदुओं की शादी होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक मंथ में होते हैं,
तो अभी ये लगन का टाइम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्यूल की डिमांड बहुत है, क्योंकि हर जगह गाड़ियां जा रही हैं, लोग बारात जा रहे हैं, इसके लिए ये डिमांड बहुत ज्यादा है, और ये डिमांड ही फ्यूल कंजप्शन को स्टेक करती है। बाकी चीजें भी करती हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। अब जो गाड़ियां वैसे नहीं चलती हैं वो भी इस महीने में चल रही है ना, इसलिए कुछ तो पॉइंट इफेक्ट वो भी डालेंगी। Digital leadership role rising in India because of the note demonetizations. 2016 demonetization make lot of appreciable values in the digital sector। अब फिर 2000 का नोट बैन हो गया है, तो लोग अब क्या कर रहे हैं, अपनी सारा स्पेंडिंग लोकलाइज डिजिटल पे छोड़ दिए हैं। अब उन्होंने छोटी छोटी चीज भी वो डिजिटलाइज कर दी है, अपने मंगाना डिजिटल शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार फोर्स कर रही है टू बी अ डिजिटल। Auto wholesale rise board by robust demand of XUV. India is the love of XUV. चलिए अब अपना आर्टिकल डिस्कस करते हैं। The current and most important topic, one of the most important topic of the lithium. Why lithium is so important today? Who should own the world's lithium? कौन लिथियम का भंडार, सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है, और लिथियम इतना जरूरी क्यों हो गया है 21वीं सदी में? चलिए देखते हैं कि लिथियम क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। What is the status of India's lithium industry? What is the status of Indian lithium industry? इंडिया के लिए लिथियम इतना जरूरी क्यों है? India's electric vehicles market are valued at $383.5 million in 2021. It expected to expand 152 billion 152 बिलियन तक ये एक्सपेंड हो जाएगा 2023 तक। मतलब आप सोच सकते हैं, नॉट इवन 1 मिलियन नहीं है तो कितना टाइम होगा, 152 का भी मतलब 450 टाइम एक्सपेंड हो रहा है महज 9 सालों में। इंडिया अपने सारे नीड 450 मिलियन unit of lithium batteries valued at 929 million in 2019-2020 को इंपोर्ट कर ली है, which make the development of a country's domestic lithium reserves a matter of a high stake. Scholars have argued that ongoing global transitions to the low carbon economies, the rapid expansion of artificial intelligence and 5G network will greatly reshape global and regional geopolitics. आपने अगर एक नाम सुना होगा नाविडिया, वो क्या करती है? कोई इसका मतलब 10% ऑफ द पॉपुलेशन बस जानती है कि नाविडिया क्या है। वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन की बारे में बात कर रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न के बारे में, एप्पल, मेटा के बारे में हर कोई जानता है। क्या आपको पता है कि अमेरिका की छठी कंपनी है जो 1 ट्रिलियन अचीव करने जा रही है, $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन अचीव करने जा रही है। नाविडिया क्या करती है? इसकी मार्केट पता है कहां है, कितनी नीश सेक्टर है ये। पहली बात तो अपने मार्केट का लीडर है, और यहाँ पे देखिए, जहां पे जो बताया गया ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर तो लिथियम देगा, लेकिन रन कौन कराएगा उस पावर से, कैसे रन करनी है, वो करेंगे चिप्स, एआई चिप। जो चिप्स बनेंगी वो जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं उसका मेजर प्रोड्यूसर है नाविडिया, जो हाईली पावरफुल चिप्स बनाता है। एक छोटी चिप्स बनाने की कंपनी जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती हैं वो $1 ट्रिलियन को टच करने जा रही है। मतलब यू कैन यू थिंक हाउ द ग्लोबल रीजनल इकोनॉमी पॉलिटी shape through this digitalization period. Access to and control over rare minerals such as a lithium and cobalt will play a crucial role in these epochal change. जिनके पास होगा ये आगे, जैसे आप अभी समझ रहे हैं सऊदी अरेबिया, वाई गल्फ कंट्रीज इज सो रिच बिकॉज ऑफ देयर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अंधा पैसा आ रहा है, जमीन से चीजें निकल रही हैं और वो बिक रही है मार्केट में, और उससे पैसा आ रहा है, और पैसों पे लागत कुछ नहीं है, बस निकाल के बेचना है। मतलब जितना भी है वो सारा प्रॉफिट है, इसलिए वो बिकम सो रिच। जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, आज उनको पैसे पे सोने की आदत है। वाई शुड
हु शुड ओन दिस मिनरल्स, कौन इस मिनरल्स को ओन करता है उसके बारे में हम देखते हैं। इन जुलाई 2023 a 3-judge bench of Supreme Court of India ruled that the owner of the land has right to everything beneath, मतलब ऑनर ऑफ द लैंड हैज अ राइट टू एवरीथिंग बीनीथ, जैसे कि जमीन जिसकी है उसके नीचे कुछ भी है वो उसी का है, डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। Yet, large area of land, including forest, which make up more than 22% of India's landmass, hill, mountain, and revenue wasteland are publicly owned. The Supreme Court also recalled that the Union government could always ban private actor for mining sensitive minerals, as in already the case with uranium under Atomic Energy Act 1962. अगर किसी के जमीन के नीचे यूरेनियम है तो उसको भी सरकार बैन कर सकती है कि भैया नहीं आप माइनिंग नहीं कर सकते, जो ये सेंसिटिव मिनरल है, इसका इंपॉर्टेंस अलग है। In today context, lithium is important as if not more than uranium. लिथियम इज एज इंपॉर्टेंट एज इफ नॉट मोर देन यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम तो चीजें हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए चाहिए, लेकिन लिथियम हमें डे टू डे लाइफ में यूज आनी चाहिए। हम उसे एक बार बनाएंगे वो स्टॉक फिल्म में रखाएगा, अगर इफ बाई चांस हमारा किसी के साथ वॉर होता है तो हमें उसके लिए स्टॉक पे जरूरत पड़ेगी, हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने के चक्कर में। लेकिन लिथियम आयन, every household use lithium batteries. We have a mobile phone, we have a laptops, everything use lithium battery because lithium has a high durability. How do other countries manage lithium reserve? कैसे रिजर्व मैन कर रही है? The story of two South American countries, Chile and Bolivia. Which have the largest known reserve of lithium, are particularly instructive. In Chile, the government has designated lithium as a strategic resource, and its development has been made the exclusive prerogative of the state. The state has licensed only two companies. यहाँ की जो स्टेट है उन्होंने दो कंपनियों को लाइसेंस दिया है, SQM एंड अल्बी मार्ले, टू प्रोड्यूस लिथियम इन द कंट्री के जितना लिथियम है बस ये दो कंट्री प्रोड्यूस करेंगे। In April 2023, Lithium President Gabriel Boric announced new national lithium strategy, which many in the corporate sector took to be declaration of his intention to the nationalize of the country. यहाँ से आपको देखने की मिलती है कि जब 1970-80 के टाइम पे जब ये ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ था उसके पहले जो ईरानियन ऑयल था ये अमेरिकन कंपनियां ओन करती थी और रन करती थी एज अ प्राइवेट। जो ईरान में फिर ये नेशनलाइजेशन, ईरान ने अपनी ऑयल कंपनी को ऑयल को नेशनलाइज कर दिया क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस में डाल दिया, तेल की डिमांड बढ़ने लगी। तब से अमेरिका को ईरान पसंद नहीं है, ईरान उसके अगेंस्ट हो कि वहां पे जो वेल्दियस्ट पीपल थे उन्होंने बीज बोना शुरू कर दिया कि भैया ईरान के साथ ऐसे होना चाहिए ईरान, क्योंकि उनको प्रेशर डालने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिस्टर बोरिक हैज क्लैरिफाइड दैट हिज गवर्नमेंट वुड हावर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एज अ सप्लीमेंट न्यू स्ट्रेटेजिक सेल फॉर प्राइवेट PPT, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ फ्यूचर लिथियम प्रोजेक्ट। Bolivia new constitutions developed under the leadership of a former president Evo Morales has approved by a popular vote in February 2009 gave the state the control and direction over the exploration, exploitations and industrialization, transport and commercialization of a national resource. नेशनल रिसोर्स का ये एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लॉइटेट करेंगे, इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, वो सब सरकार करेगी और कोई नहीं कर सकता। The Morley administration nationalized lithium and adopt a hardline segment private foreign participation. This is believed to be one of the factor of country's failure to produce any lithium as a commercial scale nearly 20 years after the industries was nationalized. बोलिविया करंट प्रेसिडेंट, यहाँ पे चीजें बताई गई हैं दूसरे देशों के बारे में। हमें देखते हैं इंडिया की व्हाट नेक्स्ट, इंडिया क्या करेगी। As India explore and develop its own lithium reserve, it is notable that the
appropriate development of this sector will require a very high level of effectiveness on the part of Indian state. Much of the India's mineral wealth is mined from region and very high level of poverty, environmental degradation and lax regulation. अब ये देखेंगे कि माइनिंग एरिया जितने भी वहां पे वो एरिया पुअर है, गरीब है, जहां से सबसे बेस्ट चीजें हैं, जिसकी जमीन का उपयोग पूरा इंडिया करता है, वहां पे लोग गरीब है. क्योंकि इंडिया effective and careful management of a sector should be paramount if India's rare mineral development is to be meet its multiple goal: social well-being, environmental safety, national energy security. The writer is an associate professor of environmental studies and Heller School of Social के जो वर्ल्टन यूएसए में है, उनके द्वारा से एक आर्टिकल लिखा गया है और उनके बताया गया है कि ये नीड कितनी ज्यादा है. गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है. चाइना इज द बिगेस्ट प्लेयर to acquire field in South America for lithium ion batteries. China, China, China. चलिए, जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं. with reference to the history of Indian Ugluan of or great tumult is the description of which of the following event. ये द रिवोल्ट, इसका आंसर है डी, बिरसा मुंडा. Birsa Munda revolt 1899 to 1900. It is also known as the Rampa Rebellion. यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, आपसे देख लीजिएगा. यहाँ पे इसका आंसर ये था. कितने लोगों का आंसर सही था कमेंट करके बताइए. किन किन लोगों को ये आंसर पता था. चलिए अपने नेक्स्ट एडिटोरियल में. ये आर्टिकल द रूट ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग लिखा गया है हुलाप्री बालाकृष्णन. ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये इनके द्वारा लिखा गया है. The issue of manufacturing or service as a desirable path for India's economic make the round in. आपको पता है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पे इतना ध्यान नहीं दे पाया. इंडिया इज वन ऑफ द नेशन जिसने प्राइमरी सेक्टर से सीधे, जैसे 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. तो इंडिया बीइंग अ प्राइमरी स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्रीकेरियन सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पे हम पहुंच ही नहीं पाए. फिर हमने टर्सरी सीधे सर्विस सेक्टर पे जंप मार दिया. टुडे आवर जीडीपी कंट्रीब्यूशन 50% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है. तो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का इतना स्कोप आ नहीं पाया. उसके लिए आर्टिकल्स में कहा गया है, देखिए, इन द अर्ली पार्ट ऑफ दिस सेंचुरी व्हेन इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वर बिकमिंग, it has been asked why India service sector should not leapfrog over manufacturing to propel the economy forward. This proposal challenged the standard mode of economic development for in most successful economies. Industrial expansion had come first. पहले आप हमें ब्रिटेन को देखिए, वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जहां पे कपड़े बने, चीनी आई, आधुनिक मशीनें आई. कोई भी कंट्री, अमेरिका में भी पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, चाइना में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सर्विस सेक्टर आया है. बिकॉज विदाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोई भी इतना आगे नहीं पहुंच सकता. हमने ओवरलैप जरूर कर दिया है, लेकिन हमारे इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है, लोग बेरोजगार क्यों है? क्योंकि सर्विस सेक्टर इतने लोगों को एक्वायर नहीं कर पाती जितना मैन्युफैक्चरिंग करती है. एक आईटी 100 बिलियन डॉलर की कंपनी में 10,000 से 50,000 कर्मचारी होंगे, लेकिन एक 10 बिलियन डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग, 100 बिलियन डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसमें से मोर देन लाख पीपल वर सर्विस प्लेयर. तो कितना बड़ा गैप है. 10 लाख से ज्यादा लोग होंगे अगर 100 बिलियन डॉलर की कंपनी होगी तो. द इकोनॉमिक्स रिफॉर्म in 1991 had almost exclusive focus on manufacturing, but the significant scaling down on tariffs and the dismantling the license permit राज. इंस्पेक्टर राज का आपने नाम सुना होगा कि ये जो भी इंस्पेक्टर राज ने चीजों को बहुत बिगाड़ के did not lead to an increase in the share of manufacturing in the economy. Of course, India's manufacturing sector ought not to be seen only in the terms of its size. There have been a qualitative change after 1991. After the economic reform 1991, the next time manufacturing came into the government view 2014 में जब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आया.
with its emphasis on the foreign direct investment was launched. More recently there has been the production link incentive. अभी क्या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब क्या है? अभी जितनी भी मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, ये 20,000 से ऊपर का फोन बनाएंगी तो इनको सरकार कुछ परसेंट इंसेंटिव देगी, और ये 20,000 से नीचे का फोन बनाएंगे तो इन्हें इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो ये इंडिया में 20,000 से ऊपर का फोन बनाना चाहती है और बना के एक्सपोर्ट करेंगी। ये सरकार का फंडामेंटल था और इस पूरा भी हो रहा है। द फर्स्ट एडवांस estimate of national income of 2023 shows manufacturing growth is to be 1.3% of the year, less than that of the agriculture and all main segment of service। मतलब भी बढ़ा तो है लेकिन अभी भी कम है एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर से। यहाँ पे देखते हैं हम, इंडिया टू बी द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, या इट्स हैपन, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI 50% इक्वल टू ग्रोथ सिंस, अब देखिए 2008 में हमने यहाँ पे थे, फिर 9, 10, अभी 2020 में हमने डिप मारा, कितना तगड़ा लीप डाउन लिया था, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माइनस में थी 35 के। अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिर 2021 में कोरोना का सेकेंड वेव था, यहाँ पे थे, फिर उसके बाद ये बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है। अभी वर्ल्ड की सारी चीजें रिसेशन में चल रही है, सबका आउटपुट डाउन है। जर्मनी जैसे देश रिसेशन के शिकार हो गए हैं, उसके बावजूद हमारी सर्विस सेक्टर के बावजूद हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूम पे है, अब तक के सबसे हाईएस्ट पे है। चैलेंज ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट, पहला तो इन्वेस्टमेंट, इंडिया में इतना पैसा नहीं है कि वो हर जगह इन्वेस्ट कर पाए। भी सरकार ने एक छोटे छोटे स्मॉल इनिशिएटिव लिए हैं, एमएसएमई को पैसे दिए हैं, एमएसएमई को आगे लेके आई है। क्रिएटिंग स्किल लेबर सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि यहाँ पे लोग स्किल लेबर में नहीं मिलने की दिक्कत है। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन बहुत कम रह जाती थी, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा था। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, फिर चीजें वो बाहर एक्सपोर्ट हो पाएंगी, हम एक हाईली मार्केट कॉम्पिटिटिव थिंग्स चीजें बना पाएंगे। फिर रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, हमने इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम किया, जिससे इंपोर्ट कर जो सामान बनाने में यूज हो उनका इंपोर्ट कम हो। इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द मेन एंड द मोस्ट फंडामेंटल थिंग ऑफ एनी नेशन फॉर स्केल देयर मैन्युफैक्चरिंग। अब देख पता होगा कि ये यहाँ पे कोरिलेटर बनाया जा रहा है, एक यहाँ पे ऐसे बन रहा है और एक यहाँ पे ऐसे बन रहा है, कि यहाँ पे जोड़ने के लिए। फिर इंडिया सर्कल भी बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से चेन्नई से ये जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद ये जोड़ा जाएगा। मतलब ये सारी चीजें करने के बाद हम इंडिया को इस पोजीशन पे लाके जोड़ देंगे, जिससे कोई भी चीजें दिक्कत नहीं होगी और इंडिया को एक बूस्ट मिलेगा एक्सपोर्ट करने में चीजों को। और मिनिस्ट्री हैज पब्लिकली रेफर्ड टू द मेनी पॉलिसीज इनिशिएटिव फेवरिंग द कॉर्पोरेट सेक्टर। 2019 में सरकार ने कहा था कि हम टैक्स रेट कम कर देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम काफी आगे आ गए थे उस टाइम, अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर लिया था। द प्राइस ऑफ फूड, डिस्पाइट द फेवरेबल मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, इट वुड बी सिंपलेस्ट टू accept industry leader to achieve a manufacturing push on their own. This is a demand to be reckoned with and this is largely dependent on the supply side. जब डिमांड साइड बढ़ती है तो सप्लाई साइड अपने आप बढ़ती है, कि जब चीजें किसी की बिकती हैं तो अपने आप को इंप्रूव करता है। सरकार कितने कदम उठाने के बाद भी कुछ जो मेजर है वही अपने आप को बड़े कर पाए हैं, छोटे सेक्टर पे कुछ नहीं कर पाए हैं छोटे लोग। The relationship between per capita income and the share of food in household expenditure is strongly negative globally, with the richest countries such as the United States and Singapore having low such share. Of the large economy of the world, the share of food is the largest in India and its GDP per capita the lowest. मतलब भारत में लोगों की खर्चे जो खाने पे हैं वो ज्यादा हैं और इनकम जो है वो कम है। Manufacturing sector of the economy can sidestep of a narrow domestic market. After all, the smaller countries of East Asia would never have been able to grow their manufacturing base to such an impressive level had they relied on their domestic market alone. इंडिया मतलब साउथ एशिया में भी कोई ऐसा देश नहीं जो केवल अपने ऊपर डिपेंडेंसी हो, हमें सारी चीजें अब हमारी खुद इंडिया की खुद
आधी से ज्यादा चीजें हम बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। चाइना इज आवर मेन सोर्स ऑफ इंपोर्ट टू मेनी थिंग। In comparison with the economy of East Asia, we can see what is necessary for an economy to be a successful exporter. One is infrastructure and other is skill level of the worker. These determine the cost of production and the type of product that a country can produce respectively. The export of manufacturing is largely by sea. The challenge of reaching the seaport facing the companies located in North India can be imagined. जो इंडिया का जो वी शेप बनता है ना, गुजरात से लेके बंगाल तक, जो साइड साइड में उनकी मैंने एक्सपोर्ट करने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बहुत कम आता है, तो सारी चीजें वहीं अलाइन हो गई हैं। जो इंडिया का मेन जो मोटा एरिया है जहां पे लोग ज्यादा हैं, गुजरात, ये क्या नाम, यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन इनके पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है। अगर यहाँ पे चीजें बनती हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा के वो चीजें महंगी हो जाती हैं, फिर वो मार्केट कंपटीशन में को फेस नहीं कर पाती हैं। Skip the India's port visit Singapore. The importance of port of export may be seen in a public statement recently issued by the section of Kerala stated that they are forced to use port outside the state as they cost much less to use. While transportation is a big factor, it is not everything yet in expensive power, space and industrial waste disposal service or education outcome in India. But it यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा गया है कि 75 कंट्री में ईस्ट एशिया आर द वेरी टॉप वाइल इंडिया बेयरली मैनेज टू बी ऑन द लिस्ट। जो ईस्ट एशिया का जो सेक्टर है जहां पे एशियान्स कंट्रीज आते हैं वो तो है, लेकिन बेयरली जो 75 देशों में इंडिया बेयरली आता है, कहीं कहीं भले कोशिश के बाद सबसे नीचे आता है। नाउ इफ डू विद द विश टू एडमिनिस्ट्रेशन international bodies, we may turn out our very own non-governmental organizations, Pratham, which accessing learning outcome in India's schools. हमारे यहाँ रट्टाफिकेशन पढ़ाया जाता है, ना कोई स्किल बेस्ड चीजें सिखाई जाती हैं जो बाहरी एनवायरनमेंट में सुटेबल हो। While there is a no standardized test for university graduate, we have leading India's employer issue statement on a lack of employability of these graduates. The economic reform of 1991 were undertaken with the view of raising the presence of manufacturing. To this effect, the trade and industrial policy reason has been overvalued. However, it overlooked a need for an entire ecosystem, including schooling, training, and infrastructure of manufacturing to flourish. This has to be built. It cannot be achieved merely through legalizations. Liberalizing reform may have run their course in India. मतलब आप चीजों को समझ सकते हैं, सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है इंडिया में फार्मिंग, जो एग्रीटेरियन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, जो अपने कैपेसिटी से भी 10 गुना ज्यादा पब्लिक होल्ड करता है सर्विस के लिए। अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही पीछे है और ये सबसे कम लोग एम्प्लॉय करता है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका बहुत कम है। जबकि जो देश डेवलप हुए हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत तगड़ा रोल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग गिव्स द मोस्ट ऑफ टू द पब्लिक। प्राइम और ये सर्विस सेक्टर में तो सारा बड़ी कंपनियां स्टोर करके बैठ जाती हैं, एम्प्लॉयज में कुछ के लिए बहुत चंद लोग लगते हैं, सारा काम वहां पे मशीनरीज करती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मशीनें काम करती हैं लेकिन वहां पे लेबर ज्यादा लगता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग फॉर एन नेशन टू बी डेवलप। सो थैंक यू गाइज, अपना आज का डिस्कशन यही एंड हुआ है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और थंबनेल को भी अच्छे से देखिए और लाइक करिए बटन को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and show your support